Hi everybody, this is Ankur Goyal and you are at the right place if you really want to unlock your brain with the key to success in chemistry. Students, this is lecture number 14 of electrochemistry and in today's video lecture we are going to discuss about the concept of corrosion. आज के वीडियो सेशन में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ करोजन, करोजन कितने टाइप्स का होता है एंड उसमें से एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ करोजन, एक पर्टिकुलर मेटल के करोजन को हम डिटेल में पढ़ेंगे इंक्लूडिंग ऑल इट्स केमिकल नेचर, इंक्लूडिंग ऑल इट्स केमिस्ट्री. सबसे पहले लेट अस डिस्कस कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ करोजन. ये याद रखिए स्टूडेंट्स, करोजन इज अ नेचुरल फिनोमिनॉन व्हिच इन्वॉल्व the slow degradation of a metallic surface upon exposure to the atmospheric condition. corrosion हर मेटल पे होता है. कुछ मेटल्स जो हाईली रिएक्टिव होते हैं वो थोड़ा सा फास्टली करोजन अंडरगो करते हैं और कुछ रिलेटिवली लेस रिएक्टिव मेटल थोड़ा स्लोली करोजन अंडरगो करते हैं. बट मोर और लेस हर मेटल करोजन अंडरगो करता है और करोजन का मतलब होता है किसी भी मेटल के अपर सरफेस पे से उसका विदर ऑफ होना, उसका डिग्रेड होना, लेकिन बहुत ही स्लो पेस पे. बहुत ही स्लो पेस पे जब कोई मेटल अपने अपर सरफेस पे से एटमॉस्फेरिक कंडीशंस के एक्सपोज होने की वजह से डिकम्पोज होने लगता है, डिग्रेड होने लगता है, वेदर ऑफ होने लगता है या ऑक्सीडाइज होने लगता है, तो उस ऑक्सीडेशन ऑफ द अपर सरफेस को करोजन कहते हैं. देखिए स्टूडेंट्स, करोजन में हम अपर सरफेस के खराब होने के लिए डिफरेंट टर्म्स यूज करते हैं. कुछ जगह पढ़ेंगे डिग्रेडेशन, कुछ जगह पढ़ेंगे विदर ऑफ होना या ऑक्सीडाइज होना, बट इन सबसे ज्यादा सुटेबल टर्म है डिटीरियोरेट होना. डिटीरियोरेट इज DETERIORATE, डिटीरियोरेट. डिटीरियोरेट का मतलब भी डिग्रेड होना ही होता है, अपर सरफेस का खराब होना ही होता है. बट ये याद रखिए, डिटीरियोरेट इज अ टर्म स्पेसिफिकली यूज्ड फॉर अ वेरी स्लो डिग्रेडेशन. जब कोई चीज बहुत ही स्लो पेस पे बहुत ही धीरे धीरे डिग्रेड होती है, विदर ऑफ होती है, तो उस स्लो पेस पे डिग्रेड होने को डिटीरियोरेशन बोलते हैं. और डिटीरियोरेशन करोजन के लिए एक सुटेबल टर्म इसीलिए है क्योंकि करोजन एक्चुअली में बहुत स्लो प्रोसेस होता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम रस्टिंग ऑफ आयरन कंसिडर करें, अगर आप लोग ये सोचें कि आयरन की एक प्लेट लेके आज ओपन में खड़े हो जाते हैं और देखते हैं कि इस पर रस्ट कैसे लगती है, सो यू वॉन्ट बी एबल टू सी, क्योंकि करोजन या रस्टिंग एक दिन का प्रोसेस नहीं है. इट इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस दैट अकर इन मेनी डेज. सो दैट्स व्हाई करोजन की एक प्रॉपर डेफिनेशन, एज यू कैन सी ओवर द बोर्ड, करोजन इज द डिटीरियोरेशन ऑफ अ मेटालिक सरफेस व्हेन इट इज एक्सपोज्ड टू द एटमॉस्फेरिक कंडीशंस लाइक मॉइस्चर, O2 एंड CO2. तो जब भी कोई मेटालिक सरफेस मॉइस्चर, O2 और CO2 जैसी एटमॉस्फेरिक कंडीशन से एक्सपोज्ड होता है तो बहुत ही स्लो पेस पे उसका अपर सरफेस धीरे धीरे ऑक्सीडाइज होने लगता है, धीरे धीरे डिग्रेड होने लगता है. अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि करोजन हर मेटल पे होता है, बट डिपेंडिंग अपॉन द केमिस्ट्री इन्वॉल्वड ड्यूरिंग करोजन, हम सिर्फ आयरन के केस में उस करोजन को नाम रस्टिंग देते हैं, बट इन रेस्ट ऑफ द मेटल्स करोजन को नाम टार्निशिंग दिया जाता है. आप स्टूडेंट्स कभी भी ये नहीं सुनेंगे कि जिंक पे रस्ट लग गई या एल्युमिनियम पे रस्ट लग गई या कॉपर पे रस्ट लग गई. जिंक, एल्युमिनियम और कॉपर जैसे एलिमेंट्स के लिए हम हमेशा बोलते हैं कि वो टार्निश्ड हो गए, लेकिन आयरन के लिए हम बोलते हैं कि आयरन हैज बीन रस्टेड इन द एटमॉस्फेयर. आयरन पे रस्ट लगती है. तो आज के इस सेशन में हम लोगों को रस्टिंग ऑफ आयरन के बारे में ही पढ़ना है. वी आर गोइंग टू स्टडी अ वेरी डिटेल्ड मैकेनिज्म इन्वॉल्व्ड ड्यूरिंग द रस्टिंग ऑफ आयरन. वी आर नॉट सपोज्ड टू स्टडी एनीथिंग अबाउट टार्निशिंग. हमें सिर्फ आयरन के रस्टिंग के बारे में पढ़ना है. पहले हम ये पढ़ेंगे कि आयरन पर रस्ट कैसे लगती है, कौन सी थ्योरी थी जिसने आयरन की रस्टिंग को एक्सप्लेन करा, एंड देयर आफ्टर हम ये भी पढ़ेंगे कि व्हाट आर द प्रिवेंटिव मेजर्स, क्या प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जा सकते हैं आयरन को रस्टिंग से बचाने के लिए. सो लेट्स स्टार्ट विद द मैकेनिज्म ऑफ रस्टिंग. स्टूडेंट्स, मैं एक बार मेन हेडिंग डाल देता हूं. हमारा जो मेन टॉपिक है दैट इज करोजन, और करोजन के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन. इसी रस्टिंग ऑफ आयरन का एक डिटेल्ड मैकेनिज्म हम आज की क्लास में पढ़ने जा रहे हैं. याद रखिए, रस्टिंग ऑफ आयरन को एक्सप्लेन करने के लिए आज तक डिफरेंट टाइप ऑफ थ्योरीज डेवलप करी गई, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट, द मोस्ट सक्सेसफुल थ्योरी जिसने रस्टिंग को एक बहुत ही सिंपल और
बहुत ही इजी मैनर में एक्सप्लेन करा, दैट थ्योरी इज नोन एज द इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ रस्टिंग, जो मैं आपको आज की क्लास में करवाने जा रहा हूं। सो इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ रस्टिंग, इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी। स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको इस थ्योरी का थ्योरेटिकल एस्पेक्ट बताऊंगा कि थ्योरेटिकली ये थ्योरी क्या बताती है, और फिर हम इसका एक केमिकल एस्पेक्ट देखेंगे जिसमें हम पूरे डिटेल में केमिकल रिएक्शंस भी देखेंगे। सबसे पहले ये याद रखिए, इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ये एज्यूम करती है कि जब भी कोई आयरन का ऑब्जेक्ट ओपन में रख दिया जाता है, लेट दिस बी अ प्लेट ऑफ आयरन, और अगर आप इस आयरन की प्लेट को ओपन में कहीं पे भी रखा हुआ छोड़ देते हैं, सो इट विल कम इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद एटमॉस्फेरिक कंडीशन। ओपन में रखने की वजह से मॉइस्चर के भी कॉन्टैक्ट में आएगी, ऑक्सीजन के भी कॉन्टैक्ट में आएगी, और कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह जैसी गैसेस के भी कॉन्टैक्ट में आएगी। और जब भी एक ओपन में रखा हुआ आयरन ऑब्जेक्ट इन एटमॉस्फेरिक कंडीशन से एक्सपोज्ड होता है, तो ये जो एटमॉस्फेरिक गैसेस हैं लाइक O2, CO2, मॉइस्चर, ये इसके सरफेस पे एडजॉर्ब हो जाते हैं। आई होप एडजॉर्प्शन आप सभी लोगों को मालूम होगा। एडजॉर्प्शन के बारे में आप सरफेस केमिस्ट्री में ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। एडजॉर्प्शन एक सरफेस फिनोमेनॉन होता है जहां पे कोई गैस सॉलिड के अपर सरफेस पे डिपॉजिट हो जाती है, एंड इट इज अ नेचुरल फिनोमेनॉन जो हर सॉलिड अंडरगो करता है। तो अगर आयरन भी आपने ओपन में रख दिया, तो आयरन के सरफेस पे भी कुछ रेसिडुअल फोर्सेस होंगी, जिसकी वजह से वो आयरन मॉइस्चर और CO2 जैसी गैसेस को अपने सरफेस पे एडजॉर्ब कर लेगा। तो सबसे पहले तो ये इमेजिन कीजिए कि ये एक आयरन का ऑब्जेक्ट है, ओपन में रख दिया था हमने, और ओपन में रखे होने की वजह से इसके सरफेस पे जगह जगह मॉइस्चर और CO2 की इनविजिबल लेयर्स एडजॉर्ब हो गई, H2O and CO2 की लेयर्स एडजॉर्ब हो गई थ्रू आउट द सरफेस। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट्स याद रखिए, इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ये कंसिडर करती है कि किसी भी आयरन के ऑब्जेक्ट पे रस्ट सिर्फ तब लगती है जब ये मॉइस्चर और CO2 जो इसके ऊपर डिपॉजिट हुआ है, ये नॉन यूनिफॉर्मली डिपॉजिट हो। इट शुड नॉट बी यूनिफॉर्म डिपॉजिशन। अगर ये मॉइस्चर और CO2 बाई चांस किसी सरफेस के ऊपर यूनिफॉर्मली डिपॉजिट हो गया, तो फिर उस पर रस्ट लगेगी भी नहीं, क्योंकि रस्ट लगने के लिए हमें आयरन के सरफेस पे दो डिफरेंट कंसेंट्रेशन वाले रीजन चाहिए, एक हाई कंसेंट्रेशन और एक लो कंसेंट्रेशन, ताकि दो ऐसे रीजन्स बन जाएं जिनमें एक रिएक्टिविटी डिफरेंस हो। एक आयरन का पोर्शन लेस रिएक्टिव हो जाए और एक मोर रिएक्टिव हो जाए। वो तभी होगा जब एक जगह ज्यादा इंप्योरिटीज होंगी और एक जगह कम इंप्योरिटीज होंगी। एंड इट इज क्वाइट ऑब्वियस स्टूडेंट्स, जनरली होता भी यही है कि जितने भी आयरन के ऑब्जेक्ट्स ओपन में एक्सपोज्ड होते हैं, उन पे नॉन यूनिफॉर्म लेयर्स ही डिपॉजिट होती हैं और इसीलिए उन पे रस्ट लगती है। आप एक सिंपल सा केस कंसिडर करिए। सपोज कीजिए बाहर ओपन में जितने भी गेट्स, जितनी भी ग्रिल्स लगी होती हैं, वो बारिश के टाइम पे भीग जाते हैं, उन पे जगह जगह मॉइस्चर कलेक्टेड हो जाता है। लेकिन अगले दिन जब धूप निकलती है, तो कुछ आउटर सरफेसेस, अपर सरफेसेस ऐसे भी होते हैं गेट के या ग्रिल के, जहां पे धूप ज्यादा पड़ती है तो मॉइस्चर जल्दी सूख जाता है, और कुछ अंदर की तरफ वाले बीनीथ सरफेसेस ऐसे भी हो सकते हैं जहां पे कम हवा लग रही है या कम धूप लग रही है, जिसकी वजह से वो सरफेस देर में सूखता है। तो इट इज बाय ऑब्वियस कि एक ही ऑब्जेक्ट के ऊपर कहीं पे मॉइस्चर ज्यादा और कहीं पे मॉइस्चर कम हो ही जाता है, ठीक है। और जहां पे ऐसा होगा कि नॉन यूनिफॉर्मिटी क्रिएट हो जाएगी, वहीं रस्ट लगेगी। तो इमेजिन कीजिए कि एक आयरन का ऑब्जेक्ट है, इस आयरन के ऑब्जेक्ट पे ये रीजन जहां पे बहुत हाई अमाउंट में मॉइस्चर और CO2 डिपॉजिट हुआ है, ये तो बन गया इम्प्योर रीजन या इम्प्योर आयरन। और इसी आयरन के ऑब्जेक्ट पे एक रीजन ऐसा भी है जहां पे रिलेटिवली बहुत कम मॉइस्चर और CO2 एब्जॉर्ब हुआ है, और जहां पे कम मॉइस्चर और CO2 एब्जॉर्ब हुआ है वो रिलेटिवली प्योर आयरन है। और ये याद रखिए, द प्योर मेटल इज ऑलवेज मोर रिएक्टिव देन द इम्प्योर मेटल। तो ये प्योर आयरन जहां पे कम मॉइस्चर डिपॉजिट हुआ, ये मोर रिएक्टिव होने की वजह से इट विल स्टार्ट बिहेविंग लाइक एनोड, और जो इम्प्योर पोर्शन है दैट विल स्टार्ट बिहेविंग लाइक कैथोड। और ये जो डिपॉजिट होने वाले मॉइस्चर और CO2 है, they will behave like an electrolyte। ये एक इलेक्ट्रोलाइट का काम करने लगेंगे। तो आप देख सकते हैं इस पूरे सरफेस के ऊपर एटमॉस्फेयर में रखने की वजह से एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्रिएट हो गया।
ये सब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की कंडीशंस होती हैं कि एनोड भी बन गया, कैथोड भी बन गया, इलेक्ट्रोलाइट्स भी आ गई और ये पूरा सरफेस खुद ही कंडक्टिंग भी है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी नाम इसीलिए दिया गया है क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ये प्रिज्यूम करती है कि आयरन के ऑब्जेक्ट पे रस्टिंग के टाइम पे एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल तैयार हो जाता है और अगर एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल तैयार हो गया तो अब कुछ इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस भी होंगे, कुछ एनोड और कैथोड के रिएक्शंस होंगे जिससे अल्टीमेटली हमें पता चलेगा कि रस्ट कैसे लगी। सो स्टूडेंट्स, ये तो था थ्योरेटिकल एस्पेक्ट। अब हम इसके पीछे की केमिस्ट्री समझते हैं कि रस्टिंग में क्या डिटेल्ड मैकेनिज्म फॉलो होता है और रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए स्टूडेंट्स, ये प्योर आयरन है एंड दिस इज इम्प्योर पोर्शन और जो प्योर पोर्शन होता है दैट बीइंग मोर रिएक्टिव ऑटोमेटिकली स्टार्ट लूजिंग इलेक्ट्रॉन। तो इस सेल पे एक रिएक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहला रिएक्शन एनोड पे होता है, तो एट एनोड ये जो इस सरफेस के ऊपर प्योर आयरन वाला रीजन है दैट बीइंग मोर रिएक्टिव, दिस विल स्टार्ट लूजिंग इलेक्ट्रॉन लाइक दिस। Fe solid will give Fe2 positive aqueous plus 2 electrons. Let this be expression 1. ये एनोडिक रिएक्शन है जहां पे आप देखेंगे प्योर आयरन वाला पोर्शन ऑक्सीडाइज हुआ और उसने अपने इलेक्ट्रॉन लूज करे। अब ये जो इलेक्ट्रॉन यहां से रिलीज हुए, ये इलेक्ट्रॉन इसी सरफेस के थ्रू माइग्रेट करते हुए कैथोडिक रीजन की तरफ आएंगे और जब ये इलेक्ट्रॉन कैथोडिक रीजन की तरफ आएंगे तो इन इलेक्ट्रॉन को यहां पे डेफिनेटली कोई गेन करेगा और रिडक्शन अंडरगो करेगा। अब हमें यही फाइंड आउट करना है कि इस इम्प्योर आयरन वाले यानी कि कैथोडिक रीजन पे इन इलेक्ट्रॉन्स को कौन गेन करता है। स्टूडेंट्स, आपको मालूम है कि द इलेक्ट्रॉन्स आर जनरली गेन्ड बाय सम पॉजिटिव स्पीशीज। इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव स्पीशीज के थ्रू गेन करे जाते हैं। अब यहां पे तो हमें कोई पॉजिटिव स्पीशीज नजर नहीं आ रही, तो ध्यान से समझिए, ये जो वाटर और CO2 है ना, ये वाटर और CO2 जहां पे इंप्योर रीजन है वहां पे ये वाटर और CO2 आपस में एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश कर लेते हैं। देखिए, द इंप्योरिटीज डिसोसिएट एज, इंप्योरिटीज हम किसे बोल रहे हैं, जो मॉइस्चर और CO2 डिपॉजिट हुए हैं सरफेस के ऊपर, वो इस तरह का एक इक्विलिब्रियम सेटअप कर लेते हैं। H2O CO2 के साथ एक इक्विलिब्रियम डेवलप करके प्रोटॉन प्लस बाइकार्बोनेट आयंस फॉर्म करता है। और ये याद रखिए, H2O और CO2 के डिकम्पोजिशन से ये जो H पॉजिटिव आयन मिल रहे हैं, यहां पे H पॉजिटिव आयंस हैं और यही H पॉजिटिव इधर से आने वाले इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करेंगे। तो हमें ये पता चल गया कि कैथोड पे इलेक्ट्रॉन को गेन कौन करेगा, H+, और वो H+ आ कहां से रहा है, मॉइस्चर और CO2 के एक इक्विलिब्रियम सेटअप होने से। तो देखिए, अब कैथोड का रिएक्शन देखते हैं। एट कैथोड पहले मैं आपको एक सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए इक्वेशन की बैलेंसिंग दिखा रहा हूं। एक H+ एक इलेक्ट्रॉन गेन करके एक नेसेंट एटॉमिक हाइड्रोजन डेवलप करेगा। H+ will gain an electron to produce H। और क्योंकि नेसेंट हाइड्रोजन बहुत रिएक्टिव होती है, तो ऐसे 4 एटॉमिक हाइड्रोजन एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वाटर बनाएंगे। सो 4H पॉजिटिव 4H प्लस O2 विल फॉर्म 2H2। एक बार फिर से सुनिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो डिसोसिएशन से, इंप्योरिटीज के डिसोसिएशन से H पॉजिटिव प्रोड्यूस हुए और उस H पॉजिटिव ने पीछे से आने वाले इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करके एक एटॉमिक हाइड्रोजन बनाई और फिर ऐसी 4 एटॉमिक हाइड्रोजन एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वाटर बनाती है। ये दोनों रिएक्शन कैथोड पे हो रहे हैं। तो पहले हम इन दोनों को ऐड करके एक ओवरऑल कैथोड बनाते हैं। क्योंकि यहां पे 4H ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं लेकिन ऊपर एक H ही प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसका मतलब ऊपर वाली इक्वेशन 4 बार होगी तब जाके नीचे वाली इक्वेशन 1 बार होगी। तो हम ऊपर वाले रिएक्शन को 4 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर देते हैं। तो जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा एक नेट कैथोडिक रिएक्शन, और वो नेट कैथोडिक रिएक्शन हो जाएगा 4H पॉजिटिव प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स प्लस O2 गिव्स 2H2। 4H कैंसिल हो गए, बाकी सारी चीजें एज इट इज हैं। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए, ओवरऑल सेल रिएक्शन के लिए हमें नेट एनोड और नेट कैथोड को ऐड करना पड़ेगा। लेकिन आप देख सकते हैं कैथोड वाली इक्वेशन में 4 इलेक्ट्रॉन है और एनोड में 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, तो हम एनोडिक इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करेंगे।
सो लेट्स मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन विथ 2, और 2 से मल्टीप्लाई करके जब आप इसमें ऐड करेंगे तो एडिंग 1 and 2, देखिए ये मैं एक डिफरेंट कलर से लिखता हूं, ओवरऑल सेल रिएक्शन 2Fe सॉलिड प्लस 4H पॉजिटिव प्लस O2 gives 2Fe2 positive, 2Fe2 positive plus 2H2. So आप देख सकते हैं दिस इज अ बैलेंस्ड इक्वेशन, इसमें बस 4 इलेक्ट्रॉन से कैंसिल हो गए और ये एक ओवरऑल सेल रिएक्शन है। लेकिन ओवरऑल सेल रिएक्शन का मतलब ये नहीं है कि प्रोसेस पूरा हो गया और रिएक्शन यहां पे रुक जाएगा, नहीं। देखिए इस ओवरऑल सेल रिएक्शन में फेरस आयंस मिल रहे हैं, और आपको पता है कि जिस भी सरफेस के ऊपर ये रस्टिंग का प्रोसेस चल रहा है वो सरफेस ओपन में रखा हुआ है, इट इज कॉन्टिन्यूअसली एक्सपोज्ड टू एटमॉस्फेरिक कंडीशंस लाइक मॉइस्चर एंड O2। तो फर्दर क्या होगा कि ये जो Fe2+ है फेरस आयंस, ये एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर और O2 की प्रेजेंस में दे वुड बी फर्दर ऑक्सीडाइज्ड टू फेरिक आयंस। देखिए फर्दर क्या होगा, ऐसे 4 Fe2+ एटमॉस्फेयर में और वाटर और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे, ये वाटर और ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में से मिल रहा है, एंड दे वुड बी ऑक्सीडाइज्ड टू 2Fe2O3 प्लस 8H पॉजिटिव। और ये देखिए ये जो Fe2O3 बना ये बन गया फेरिक ऑक्साइड, यहां पे Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट है 3+, सो 2+ से 3+ में चला गया, दिस इज ऑक्सीडेशन। और फाइनली ये Fe2O3 will absorb X molecules of water as a water of crystallization to form Fe2O3.XH2O. This is hydrated ferric oxide, also known as rust. तो देखिए एक बार लास्ट स्टेप दोबारा से सुनिए स्टूडेंट्स, ये जो फेरिक ऑक्साइड बना, ये फेरिक ऑक्साइड X मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर को एज अ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अब्सॉर्ब करेगा। अब यहाँ पे ये X की जो वैल्यू है ना, ये डिपेंड करेगी द साइज ओवर दिस सरफेस, कि ये सरफेस कितना बड़ा है जिस पर रस्ट लग रही है। जितना बड़ा सरफेस होगा उतना ज्यादा वाटर रिटेन करेगा। तो Fe2O3 X मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर एज अ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अब्सॉर्ब करेगा और अल्टीमेटली कन्वर्ट हो जाएगा हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड में, व्हिच इज कॉल्ड रस्ट। तो देखा आपने, दिस इज द डिटेल्ड मैकेनिज्म बिहाइंड रस्टिंग, एंड दिस होल थिंग इज एक्सप्लेन्ड इन अकॉर्डेंस विद द इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ रस्टिंग। Students, after understanding the concept of rusting, now we will find out कि what are the preventive measures that we can take to prevent rusting. देखिए रस्टिंग एक irreversible process है, आयरन पे जो रस्ट लग गई आप उसे हटा तो नहीं सकते, लेकिन फर्दर आयरन को रस्ट होने से रोक जरूर सकती है। तो अब हम फर्दर देखते हैं कि what are the preventive measures that we can take अगर हमें आयरन को रस्टिंग से बचाना है। प्रिवेंशन फ्रॉम करोजन। सो एक छोटा सा कंसेप्ट और देखते हैं, प्रिवेंशन फ्रॉम करोजन। देखिए स्टूडेंट्स, प्रिवेंशन फ्रॉम करोजन के 3 बड़े इंपॉर्टेंट मेथड्स मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं। द वेरी फर्स्ट मेथड इज अ वेरी सिंपल मेथड कॉल्ड बैरियर प्रोटेक्शन। बैरियर प्रोटेक्शन में हम क्या करेंगे कि जो भी आयरन का ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए दिस इज अ प्लेट ऑफ आयरन जिसे हमें रस्टिंग से बचाना है, तो बैरियर प्रोटेक्शन का मतलब है कि हम इस आयरन के सरफेस पे ऑल अराउंड कोई पेंट कर दें या ग्रेसिंग कर दें या ऑयलिंग कर दें, एक तरह से इसके ऑल अराउंड एक बैरियर क्रिएट कर दें, सो दैट ये आयरन का सरफेस एटमॉस्फेरिक कंडीशन के डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आ पाए। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, मान लीजिए मेरे हाथ में आयरन का ऑब्जेक्ट है। अब जब तक ये आयरन का ऑब्जेक्ट ओपन में रखा हुआ है, इट इज डायरेक्टली एक्सपोज टू द एटमॉस्फेरिक कंडीशन, कोई भी मॉइस्चर और CO2 आके इस पर डिपॉजिट हो सकता है। लेकिन अगर मैं इसके ऑल अराउंड पेंट कर दूं या ग्रेसिंग या ऑयलिंग कर दूं, तो जो मॉइस्चर और CO2 आएंगे वो इस सरफेस के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ पाएंगे, और जब तक वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएंगे तब तक वो Fe के साथ रिएक्ट करके Fe2O3 नहीं बना पाएंगे। तो एज द नेम सजेस्ट, बैरियर प्रोटेक्शन इज अ वेरी सिंपल फिजिकल मेथड। इसमें हम आयरन के ऑब्जेक्ट पे पेंटिंग, ऑयलिंग या ग्रीसिंग कर देते हैं इन ऑर्डर टू क्रिएट अ बैरियर बिटवीन द आयरन
एंड द एटमॉस्फेरिक कंडीशन। आई होप आपको ये सिंपल सा प्रोसेस समझ में आ गया होगा। लेकिन दूसरा प्रोसेस ज्यादा इंपॉर्टेंट और वाइडली यूज्ड मेथड है। द सेकेंड मेथड इज सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन, देखते हैं ये क्या होता है। देखिए स्टूडेंट्स, सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन में हम क्या करते हैं, सपोज कीजिए हमारे पास आयरन का एक जो ऑब्जेक्ट है और हम इसे रस्टिंग से बचाना चाहते हैं। सो इस आयरन के ऑब्जेक्ट को रस्टिंग से बचाने के लिए हम इसके ऑल अराउंड एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट की कोटिंग कर देते हैं। मोर रिएक्टिव एलिमेंट मतलब एक ऐसा एलिमेंट जो आयरन से ऊपर आता है रिएक्टिविटी सीरीज में, ठीक है, लाइक जिंक। अगर आप इसे ऑल अराउंड जिंक से कोटिंग कर देते हैं तो जिंक से कोटिंग करने को गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। तो इससे होगा क्या, देखिए अगर आयरन के ऑल अराउंड जिंक की कोटिंग कर देंगे और जिंक आयरन से भी ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये हमेशा याद रखिएगा जब भी दो अलग अलग रिएक्टिविटी वाले एलिमेंट कांटेक्ट में होते हैं तो पहले वही ऑक्सीडाइज होता है, पहले वही इलेक्ट्रॉन लूज करता है जो ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो यानी कि अगर आयरन और जिंक कांटेक्ट में आ गए तो यहां एनोड पे जो रिएक्शन हो रहा था ना, Fe gives Fe2+, जिसकी वजह से आयरन गल रहा था, डिकम्पोज हो रहा था, अब ये रिएक्शन होगा ही नहीं। अब ये होगा Zn gives Zn2+ +2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि इन प्लेस ऑफ आयरन नाउ द जिंक विल लूज इलेक्ट्रॉन और जिंक डिग्रेड होता जाएगा। आप देखेंगे जिंक की कोटिंग धीरे धीरे डिकम्पोज होती जाएगी और जिस दिन जिंक की कोटिंग ऑल अराउंड पूरी तरह से खत्म हो जाएगी और आयरन पूरी तरह से एक्सपोज हो जाएगा, तब आयरन पर रस लगनी स्टार्ट होगी। टिल द टाइम जब तक जिंक थोड़ा सा भी कांटेक्ट में आयरन के, तब तक आयरन बचा रहेगा। दिस इज कॉल्ड सैक्रिफिशियल बिकॉज आयरन को बचाने के लिए जिंक ने सैक्रिफाइस कर दिया। दिस इज सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। लेकिन स्टूडेंट्स यहां पे हमें एक इंपॉर्टेंट बात यह समझनी है कि सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन में हम ये बोल रहे हैं कि हम आयरन को चारों तरफ से मोर रिएक्टिव एलिमेंट से कोट करें, बट हमारे माइंड में डाउट अराइज होता है कि अगर हमें चारों तरफ से ही कोट करना है तो मोर रिएक्टिव एलिमेंट की ही क्यों जरूरत है, हम लेस रिएक्टिव एलिमेंट क्यों नहीं ले सकते। देखिए मान लीजिए ये आयरन है और इस आयरन को हम किसी लेस रिएक्टिव एलिमेंट से, लेस रिएक्टिव लाइक कॉपर से कोट कर दें, तो भी हमें लगता है कि आयरन को जब हमने चारों तरफ से कवर कर ही दिया तो आयरन के ऑल अराउंड तो वैसे भी एक बैरियर क्रिएट हो गया, और अगर एक बैरियर क्रिएट हो ही गया तो इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि आप लेस रिएक्टिव ले रहे हो या मोर रिएक्टिव ले रहे हो, फिर तो कोई सा भी ले लेना चाहिए। लेकिन ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स, देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन द सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन एंड द बैरियर प्रोटेक्शन। इन दोनों में एक डिफरेंस है। देखिए अगर आपने कॉपर से कोटिंग करी जहां पे कॉपर लेस रिएक्टिव है, आयरन ज्यादा रिएक्टिव है, जब तक ये कोटिंग चारों तरफ से इंटैक्ट है तब तक तो आयरन बचा रहेगा। लेकिन अगर किसी दिन ये कोटिंग यहां से थोड़ी सी टूट गई मान लीजिए और इतना पोर्शन आयरन का एक्सपोज्ड हो गया, तो जैसे ही थोड़ा सा भी आयरन एक्सपोज्ड होगा ना, क्योंकि आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो आयरन पे रस लगने लग जाएगी यहीं से, फिर ये चारों तरफ की कोटिंग किसी काम की नहीं रहेगी। ठीक है, थोड़ा सा भी आयरन एक्सपोज्ड हुआ, आयरन पे रस लगने लग जाएगी। बट यहां ऐसा नहीं होगा। यहां पे अगर जिंक की कोटिंग कहीं से टूट भी जाती है और थोड़ा सा आयरन एक्सपोज हो भी जाता है, तो भी आयरन पे इलेक्ट्रॉन्स लूज नहीं होंगे, आयरन पर रस नहीं लगेगी, क्योंकि जब दो अलग अलग रिएक्टिविटी वाले एलिमेंट कांटेक्ट में होते हैं तो वही इलेक्ट्रॉन लूज करता है जो ज्यादा रिएक्टिव होता है। अगर कोटिंग कहीं से टूट भी गई और आयरन एक्सपोज भी हो गया तो भी आयरन पर रस नहीं लगेगी, क्योंकि आयरन लेस रिएक्टिव है, जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, जिंक करोजन अंडरगो करेगा। आयरन पे तो यहां रस उस दिन लगेगी जिस दिन टोटल जिंक खत्म हो जाएगा। तो जिंक यहां पे एक्चुअली में सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन कॉपर सिर्फ एक बैरियर प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। समझ रहे हैं आप इस चीज को? ये था हमारा दूसरा मेथड। अब फाइनली हम डिस्कस करेंगे एक तीसरा मेथड। द थर्ड मेथड इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू द सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन, बस हम उसका एक नाम बदल देते हैं। द थर्ड मेथड इज नोन एज द इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन। इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन, या इसे समटाइम्स कैथोडिक प्रोटेक्शन भी कहा जाता है। कैथोडिक प्रोटेक्शन, देखिए इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन इज एग्जैक्टली सिमिलर टू द सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन, बट द ओनली डिफरेंस इज दैट कि इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन हम उन आयरन ऑब्जेक्ट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं जो कॉन्टिन्यूसली वाटर के अंदर सबमर्ज्ड रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये सी है,
दिस इज अ वाटर बॉडी, और इस वाटर बॉडी के अंदर से कोई ऑयल की पाइपलाइन जा रही है, ठीक है। आपने सुना होगा गल्फ कंट्रीज में जो ऑयल पाइपलाइन होती है, ऑयल की जो सप्लाई होती है वो सी रूट के थ्रू होती है। सी रूट के अंदर ऑयल पाइपलाइंस बिछी हुई होती हैं। अब सी वाटर तो वैसे भी बहुत सॉल्टी होता है, उसके अंदर तो रस्ट बहुत जल्दी लग सकती है। अगर हमने इस आयरन पाइपलाइन को रस्टिंग से नहीं बचाया तो ये गल जाएगी और सारा ऑयल पानी में स्पिल हो जाएगा। तो इस आयरन को बचाने के लिए हम पहले तो मेथड यूज नहीं कर सकते। देखिए, हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम पानी के अंदर जाके इस आयरन की पाइपलाइन पे कोटिंग कर दें, पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीसिंग कर दें, और ना ही पानी के अंदर जाके इसकी गैल्वेनाइजेशन करी जा सकती। लेकिन हम क्या करेंगे कि इस ऑयल की पाइपलाइन को जगह जगह से कंडक्टिंग वायर्स के थ्रू किसी मोर रिएक्टिव प्लेट से टाई कर देंगे, बांध देंगे। जो डीप सी डाइवर्स होते हैं ना स्टूडेंट, सी डाइवर्स, उन सी डाइवर्स को अंदर भेजा जाता है और उन्हें इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि इस पूरी लेंथ को ये जगह जगह थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे कंडक्टिंग वायर के थ्रू मोर रिएक्टिव एलिमेंट से टाई कर दें, और ये जो मोर रिएक्टिव प्लेट है ये पानी में ही सस्पेंडेड छोड़ दी जाती है। तो थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे किसी कंडक्टिंग वायर के थ्रू जिंक की प्लेट सपोज करो हमने इससे टाई कर दी। अब दिस विल वर्क ऑन द सेम प्रिंसिपल एज सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन में हम आयरन को जिंक से कोट कर रहे थे, यहां पे हम कोटिंग नहीं कर रहे, वायर के थ्रू कंडक्ट कर रहे हैं, बट द कांसेप्ट रिमेन्स द सेम। बेशक वायर के थ्रू कनेक्टेड है, लेकिन आयरन और जिंक कांटेक्ट में तो है, और जब ये दोनों कांटेक्ट में होंगे तो जिंक बिंग मोर रिएक्टिव वही इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, आयरन पे रस नहीं लगने देगा, क्योंकि जिंक आयरन के कांटेक्ट में है थ्रू अ कंडक्टिंग वायर। जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, जिंक में इलेक्ट्रॉन को लूज करने का पोटेंशियल ज्यादा है, तो इन प्रेफरेंस टू आयरन जिंक ही इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, आयरन को लूज नहीं करने देगा। तो यहाँ पे जो करोजन होगा वो जिंक पे होगा, जिंक की प्लेट धीरे धीरे करोड होने लग जाएंगी, और जिस दिन ये जिंक की प्लेट करोड होते होते खत्म हो जाएंगी तब आयरन पे रस्टिंग लगेगी। इसीलिए इन पाइपलाइंस का बीच बीच में इंस्पेक्शन करा जाता है रेगुलर इंटरवल, ये चेक करने के लिए कि कहीं ये प्लेट्स डिकम्पोज तो नहीं हो गई। अगर ये प्लेट खत्म होने वाली होती है तो इन्हें दोबारा से फ्रेश प्लेट से रिप्लेस कर दिया जाता है। अब इस पूरे प्रोसेस में स्टूडेंट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान देने वाली ये है कि आपने आयरन को जिंक की प्लेट से जिस कंडक्टिंग वायर के थ्रू कनेक्ट करा, वो कंडक्टिंग वायर किस मटेरियल का बना हुआ है। देखिए, ऐसा ना हो कि ये कंडक्टिंग वायर जिंक से भी ज्यादा रिएक्टिव हो जाए, क्योंकि अगर ये वायर जिंक से भी ज्यादा रिएक्टिव होगा तो पहले तो ये वायर करोड हो जाएगा और ये टूट जाएगा, फिर ये जिंक की प्लेट नीचे चली जाएगी, किसी काम की नहीं रहेगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आयरन की पाइपलाइन काफी लॉन्ग टाइम तक बची रहे, तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर ये होना चाहिए कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव तो वो प्लेट होनी चाहिए जो आपने कनेक्ट करी है, उससे थोड़ा कम रिएक्टिव कंडक्टिंग वायर होना चाहिए, कनेक्टिंग वायर, और उससे कम रिएक्टिव आयरन होना चाहिए। अब यहां पे क्या होगा, क्योंकि जिंक सबसे ज्यादा रिएक्टिव है तो पहले तो जिंक करोड होगा, और करोड़ होते होते एक दिन ये प्लेट खत्म हो जाएगी, बस वायर बचेगा। अब ये वायर भी क्योंकि आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है तो ये वायर भी आयरन को बचा के रखेगा, ये वायर भी सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। हाँ, जिस दिन ये वायर भी खत्म हो जाएगा उस दिन आयरन प्रेस लगनी स्टार्ट होगी। सो दिस इज द इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन, इट इज एग्जैक्टली सिमिलर टू द सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन, बट द थिंग इज दैट कि इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन हम वहां अप्लाई करते हैं जहां पे पानी के अंदर कॉन्टिन्यूसली आयरन ऑब्जेक्ट सबमर्ज्ड रहते हैं। So students, this was about corrosion. These were the 3 methods from the prevention of corrosion. और इसी के साथ हमारे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के टोटल टॉपिक्स कंप्लीट हो गए। अब तक मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के सारे टॉपिक्स कवर कर चुका हूं इन 14 वीडियो सेशंस। ये 14th वीडियो सेशन था। इन 14 वीडियो सेशंस में मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के टोटल टॉपिक्स कवर कर चुका हूं। दिस इज अबाउट द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। नाउ वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। आज के इस वीडियो सेशन में तो हम इतना ही पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, but in my next upcoming video lecture, I will start with a new topic from a new chapter. Till then, have a great day. Thank you.